और बताइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन के बाद और क्या डाउट है? सर सिक्स्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें ये दो रिजल्ट दिए हुए हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, और पूछा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी के बारे में बताना है। तो ए और बी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये दोनों रिजल्ट ट्रू हो। तो पहले रिजल्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो ये जो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो ए 0 होगा, ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, और यह cos थीटा 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और ये सब और के केसेस हैं, दिस इज और एंड दिस इज और ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? अगर ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। और अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो या तो मैग्नीट्यूड ए 0 होगा, या मैग्नीट्यूड बी 0 होगा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। तो साइन 180 डिग्री भी 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए इज पैरेलल टू बी। अब देखिए कि ये जो दोनों कंडीशन है वो एंड का केस है, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी के पैरेलल नहीं हो सकता। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो अगर ये सिचुएशन होती है, तो ये दोनों रिजल्ट एक साथ ट्रू हो जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा either magnitude of A is equal to 0 और magnitude of B is equal to 0। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन होना है। अगर magnitude of A 0 है, तो A will be a 0 vector और B is a 0 vector। either A और B is a 0 vector। तो ये इसका कंक्लूजन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए नेक्स्ट क्या डाउट है। सर सेवेंथ। ओके, ये देखिए बेटा, इसमें आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है। ये एबीसी कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसमें देखिए, ये बी प्लस सी एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो बी और सी को ऐड करने पे आएगा। तो बी प्लस सी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और इसको ऐड करिए सी वेक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। तो हो जाएगा b1 प्लस c1 आई कैप, इन दोनों में से आई कैप को कॉमन ले लिया, फिर b2 प्लस c2 जे कैप और फिर b3 प्लस c3 के कैप। तो ये b प्लस सी की वैल्यू होगी। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a क्रॉस b प्लस सी।
तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं आई डिटर्मिनेंट मेथड से, ये आई जे के, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो b1 प्लस c1, पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो क्योंकि इसमें ये जो ऑर्डर है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो जो पहला वेक्टर है उसी के कंपोनेंट्स पहले आएंगे, तो ये a1 a2 a3, फिर b के कंपोनेंट्स b प्लस c के कंपोनेंट्स b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, और ये b3 प्लस c3। अब डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पार्टीशन प्रॉपर्टी होती है। ये जिस एक्सरसाइज में है वो इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने ये पूरी एक्सरसाइज करी हुई है। पार्टीशन प्रॉपर्टी होती है जैसे अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू और जेड प्लस आर, ये सपोज करिए कोई डिटर्मिनेंट है। तो अगर किसी रो या कॉलम में एलिमेंट्स एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप इनको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो। जैसे ये एक्स वाई जेड, इससे पहली वाली डिटर्मिनेंट बन जाएगी बीटा बी वाई गामा सी जेड, फिर प्लस, और फिर ये दूसरे एलिमेंट से दूसरा बन जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा। आप किसी एक रो या कॉलम के पार्ट्स कर सकते हैं, तो इसमें हमने रो नंबर 3 के इस वाली रो के पार्ट्स कर दिए। ये एक्स वाई जेड फर्स्ट डिटर्मिनेंट बना देगा और पी क्यू आर सेकेंड डिटर्मिनेंट बना देगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये वाला जो रो है इसके वजह से इसके दो पार्ट हो जाएंगे, आई जे के a1 a2 a3, और ये हो जाएगा b1 b2 b3 प्लस फिर ये आई जे के a1 a2 a3 एंड c1 c2 c3। अभी जो डिटर्मिनेंट है ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करता है, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, तो ये बन गया a क्रॉस b प्लस ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, तो ये बन गया a क्रॉस c, और ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और बताइए इसके बाद और कोई डाउट है तो। Sir, 10th. ये देखिए 10th, इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है और एडजेसेंट साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड वेक्टर्स गिवन है। तो देखिए जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, इसके ये दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हो गए, एक ए और दूसरा बी। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड्यूलस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड वेक्टर्स। तो जो दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है। ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसको हाफ कर दो, तो हमें बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करिए, ये हो गया आई जे के, पहले ए के कोफिशिएंट्स 1 -1 3, फिर बी के कोफिशिएंट्स 2 -7 1, तो हो जाएगा आई पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे इसको, और इसको ड्रॉप कर दीजिए, ये 1 × -1 हो गया, फिर -21 और बीच में नेगेटिव साइन, तो ये इसको पॉजिटिव कर देंगे। फिर जे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे इसको, और इसको ड्रॉप कर दीजिए, 1 × 1 1, और ये 2 3 6, तो ये -6 हो जाएगा। फिर प्लस के, इसको और इसको ड्रॉप कर दीजिए, इन दोनों का
प्रोडक्ट -7, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -2, और बीच में जो नेगेटिव साइन आएगा वो इसको प्लस कर देंगे। तो ये 21 - 1 20 आई कैप, -5 इंटू -+5 जे कैप, और ये -5 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √20 स्क्वायर +5 स्क्वायर +-5 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर हो गया 400 +25 +25, तो हो जाएगा √450। तो हो जाएगा √15 इंटू 15 225 इंटू 2, तो ये 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू तो 15 √2 हो गई। अब यहाँ पे ये 15 √2 तो इसकी वैल्यू हो गई, और क्योंकि ये एरिया है तो इसकी यूनिट्स हो जाएंगी स्क्वायर यूनिट्स। तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद और कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, किशन तुम बेटा बोलो आप कौन से डाउट्स? एक सेकंड में जरा उसका क्वेश्चंस निकालो। बोलो बेटा, किशन कौन से डाउट्स है आपके? सर क्वेश्चन 3, 8, 13 और 14। 3, 8, 13, 14, ठीक है। अच्छा, 3 से पहले इसका एक एग्जाम्पल नंबर 26 देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन किया था आपने, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। नो। इसको देखिए जरा, ये है कि सारे यूनिट वेक्टर्स को एक्स वाई प्लेन में हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर ये हम कोई एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, और हम यहाँ पे एक 1 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं, टेकिंग सेंटर एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पे सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस 1 है। तो आप इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स बनाओगे, यूनिट वेक्टर्स, जैसे सपोज करो ये कोई यूनिट वेक्टर है, तो ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा। तो ये ऐसे फिट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, ये जैसे कोई यूनिट वेक्टर है ऐसे, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं, वो सारे यूनिट वेक्टर्स इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो ये इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो जितने भी हम इस प्लेन के अंदर यूनिट वेक्टर्स बना सकते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। तो सपोज करिए कि ये वाला जो वेक्टर है, ये एक्स वाई पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, और ये जो वेक्टर है ये सारे यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि p एक वेरिएबल पॉइंट है। जैसे जैसे ये पॉइंट इसके ऊपर चलता चला जाएगा, वैसे वैसे ये यूनिट वेक्टर चेंज होता चला जाएगा। अब देखिए कि इसके अंदर ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये m हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस x हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी। और ये वाला जो एंगल है, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। तो ये जो थीटा एंगल है, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी हो सकती है।
और ये जो OP वेक्टर है, दिस इज अ जनरल यूनिट वेक्टर, मतलब ये सारे यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अ जनरल यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। तो ये XY प्लेन में एक जनरल यूनिट वेक्टर होगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सारे यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम OP वेक्टर कैसे बनाएंगे? OP वेक्टर को हम लिख सकते हैं XI प्लस YJ कैप। इसमें IJ लगा दो तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी रेडियस हमने 1 ली थी, तो अगर इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPM, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x अपॉन 1 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई cos थीटा, और y अपॉन 1 ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो y हो जाएगा sin थीटा। तो इस तरह से हम इस यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप। तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे जैसे थीटा बदलता रहेगा वैसे वैसे ये यूनिट वेक्टर भी चेंज होता जाएगा। तो इस वाले वेक्टर के लिए थीटा की कुछ वैल्यू होगी, इस वाले के लिए थीटा की कुछ वैल्यू होगी। तो अभी तक हम सिर्फ यूनिट वेक्टर जानते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। इस फॉर्मूले से हम किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया यूनिट वेक्टर्स के लिए। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल इसी के जैसा है। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री अगर हम लिख देंगे तो हमें ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा XY प्लेन के अंदर। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा OP वेक्टर इज इक्वल टू cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप। तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 I कैप और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2 J कैप। तो ये OP वेक्टर हो गया √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है, ये यहाँ तक का जो सोल्यूशन है ये तो एग्जाम्पल नंबर 26 के लिए है। और इसमें थीटा की 30 डिग्री वैल्यू डालोगे तो हमें ये 30 डिग्री डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए ये डायरेक्शन होती है इस तरह से, ये ऊपर हम नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऑपोजिट साउथ, फिर राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। तो इन डायरेक्शंस को हम फॉलो करेंगे और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आई कैप, इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप। तो ये हमारा कन्वेंशन है डायरेक्शंस के लिए, नॉर्थ को जे कैप से और साउथ को माइनस जे कैप से डिनोट करेंगे। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। सपोज करिए कि ये जो गर्ल है ये मैंने डायरेक्शंस इसमें बना दी। ये गर्ल O पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है ना, ये यहाँ से O पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और टुवर्ड्स वेस्ट 4 किलोमीटर चलती है। तो वेस्ट इस डायरेक्शन में आएगा, तो O से वेस्ट की तरफ ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके सपोज करिए कि A पॉइंट पे पहुंचती है।
तो ये O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर हो गई। और हम इस OA वेक्टर को लिख सकते हैं, OA वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है ये माइनस आई कैप, तो ये वाला जो वेक्टर है OA वेक्टर ये -4 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक का हो गया। देन सी वर्क्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां से इसके लिए नॉर्थ पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से ये 30 डिग्री ईस्ट की तरफ चलती है, तो ईस्ट इसके राइट साइड में पड़ेगा, ये ईस्ट है। तो यहाँ से ईस्ट राइट साइड में, तो 30 डिग्री के एंगल पे ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज 30 डिग्री, एंड दिस डायरेक्शन इज, ये जो डायरेक्शन है ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट पे इसको जाना है। कितना जाना है? 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर तक जाके रुक जाती है। सपोज करो ये बी पॉइंट पे इसके 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, और इससे हमें ये गर्ल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ वाला वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो हमें OB वेक्टर की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो OB वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OA वेक्टर, ये A पे खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया OB, तो ये हो जाएगा OA प्लस, तो OB वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं OA प्लस AB वेक्टर से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा से रिकॉल करा दूं, O से A तक एक वेक्टर हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया, फिर A से B तक दूसरा वेक्टर, तो ये इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करो, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। अब OA वेक्टर की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें AB वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि लेंथ, और उसका यूनिट वेक्टर होता है AB कैप। तो लेंथ तो हमें पता है, ये 3 है, लेंथ हो गई 3। अब ये जो AB की डायरेक्शन है ये क्या है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, उससे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो AB कैप है ये 60 डिग्री की डायरेक्शन में, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि थीटा एंगल पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, तो साइन 60 जे कैप। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 cos 60 इज 1/2 आई कैप एंड sin 60 इज √3/2 जे कैप। तो ये हो जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 3 √3/2 जे कैप। तो ये AB का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू रख दो, तो ये -4 आई कैप प्लस AB वेक्टर हो जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो इसको सॉल्व करिए, आई वाले एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो -8 + 3 -5/2 आई कैप, और ये हो जाएगा 3√3/2 जे कैप। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप ये जैसे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर निकालोगे, ये ए कैप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे यूज किया, कि अगर हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर फिर बन जाएगा cos 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप। तो वो जो एग्जाम्पल नंबर 26 है वो हमें किसी भी डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर निकाल के देता है इस फॉर्मूले से। क्लियर है बेटा? किशन और बताओ बेटा, इसके बाद और क्या डाउट है? सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8। ये देखिए, इसमें पूछा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोला है, और ये भी पूछा है कि रेशियो बताइए इन विच बी डिवाइड्स एसी। ये देखिए, जैसे 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो ए का पोजीशन वेक्टर हमने ए सपोज कर लिया, जो कि इससे मिल जाएगा। बी के पोजीशन वेक्टर को बी सपोज कर लिया, और सी के पोजीशन वेक्टर को सी सपोज कर लिया। तो लेट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो k:1। तो हमने ये सपोज किया कि बी ए सी को k:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो रेशियो है ये बन गया k:1। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है k इधर मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय k+1। अब इसमें इन सब की वैल्यूज डालिए, तो b का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i प्लस 0j माइनस 2k इज इक्वल टू k टाइम्स c का पोजीशन वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू ए हो गया i माइनस 2j माइनस 8k एंड होल डिवाइडेड बाय k+1। अब इनको वेक्टर्स को कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप, तो इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। तो ये i का कोएफिशिएंट हो गया 5, और इधर i का कोएफिशिएंट हो जाएगा 11k प्लस 1, 11k प्लस 1 और k+1 तो सभी के साथ हो गए। ये i के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। फिर j का कोएफिशिएंट 0 हो गया, इधर j का कोएफिशिएंट 3 इंटू k, और इधर j का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय k+1, और फिर k कैप का कोएफिशिएंट इधर -2, इधर k कैप का कोएफिशिएंट हो जाएगा 7k, इधर k कैप का कोएफिशिएंट -8 डिवाइड बाय k+1। अब इसको कंपेयर करिए, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 6k, तो 4/6 इज इक्वल टू k एंड 2/3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हो गई 2/3। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और ये हो जाएगा -2k माइनस 2 इज इक्वल टू 7k माइनस 8, तो ये 8 माइनस 2 6 इज इक्वल टू 9k, तो 6/9 इज इक्वल टू k, दैट इज 2/3 इज इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू तीनों में सेम आ रही तो इसका क्या मतलब हुआ? Therefore, B divides AC in the ratio
k:1 और k की वैल्यू 2/3 है, तो इसका मतलब 2:3 हो गया। और डिवाइड तो तभी कर सकता है जब वो इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर बी पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेगा तो फिर वो ये जो k की वैल्यू है वो सेम नहीं आ सकती थी। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। तो अगर k की वैल्यू तीनों में इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बी पॉइंट है ये इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और रेशियो में ये तभी डिवाइड कर सकता है जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करे, तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ए बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर कब नहीं होते? अगर k की वैल्यू इन तीनों में सेम नहीं होती, दो में इक्वल होती, तीसरे में डिफरेंट होती, या तीनों में ही k की वैल्यू डिफरेंट होती, तो फिर हम बोलते हैं कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि हमें कोई एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं मिलता, और वो कब नहीं मिलेगा? जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाए नहीं करेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू k की मिल रही है जो सभी को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। और बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। सर 13, 14। 13, 14। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है i प्लस जे प्लस के का। तो हमने लिखा i प्लस जे प्लस के, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ? अलोंग द सम, इन दोनों के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर का। तो इन दोनों के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों के सम के अलोंग इन दोनों को ऐड करिए, तो ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप हो गया। फिर इसको इसके साथ ऐड करिए तो 6 जे कैप, और इसको इसके साथ ऐड करिए तो ये -2 के कैप हो गया। लेकिन इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। दोबारा से क्वेश्चन को देखिए एक बार, फिर पढ़िए। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। लेकिन यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? अलोंग द सम ऑफ दीज टू। तो पहले इन दोनों का सम निकालो और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो कंडीशन दी हुई है और लैम्डा की वैल्यू पूछिए, तो बस इसको सॉल्व करके लैम्डा को कैलकुलेट करना है। ये तो कांस्टेंट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये 1 हो गया, और इधर 2 प्लस लैम्डा। फिर j का कोफिशिएंट 1 और इधर 6, ये j का कोफिशिएंट 1 और इधर 6। फिर k का कोफिशिएंट 1 और इधर -2, और ये राइट साइड में हो जाएगा √2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। तो हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 एंड +2, तो लैम्डा प्लस 6, और ये हो जाएगा √2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 40। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12 लैम्डा हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 लैम्डा, एंड दिस इज 40। तो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और ये 12 - 4 8 लैम्डा, 4 प्लस 40 ये 44 -36, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, और 8 को कैंसिल करेगा 1 टाइम्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 14th क्वेश्चन देखिए। इसमें ये एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस। मतलब इस वाले वेक्टर का इन तीनों से इक्वल एंगल बनता है। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसको लिखिए, फाइंड द एंगल ऑल्सो, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑल्सो। तो ये वेक्टर जो इन तीनों के साथ एंगल बनाएगा उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने ये सपोज किया कि ये वाला जो वेक्टर है ये इन तीनों के साथ कुछ एंगल बनाता है। लेट a प्लस बी प्लस सी मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा with vectors a, b and c respectively। ठीक है, और गिवन क्या है? गिवन है कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर हैं, मतलब इन सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि सभी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इससे हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है एंड c डॉट a इज इक्वल टू 0। तो ये जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि ये टू प्रूव कि ये वाला जो वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी ये तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल होंगे, है ना। और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है फाइनली कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अब जरा हम इन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस अल्फा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, डॉट सेकेंड वेक्टर यानी कि a, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये cos अल्फा इज इक्वल टू a को a के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो a डॉट a, फिर b को a के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो b डॉट a, और फिर c को a के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो c डॉट a, होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये जो a डॉट a है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। b डॉट a 0 है, c डॉट a भी 0 है, होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और मैग्नीट्यूड ऑफ a बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, a प्लस बी प्लस सी होल मैग्नीट्यूड। ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हम कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस बीटा में क्या चेंज आएगी, वो इन दोनों के बीच के एंगल है b के साथ, तो यहाँ पे b आ जाएगा। तो उस वजह से कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और कॉस गामा हो जाएगा, कॉस गामा में ये रिजल्ट c के साथ आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c
डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए ये गिवन है कि ए बी सी इक्वल है। नाउ a is equal to magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to magnitude of c। तो अगर ये तीनों इक्वल है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इनका इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c is equal to magnitude of b divided by magnitude of a plus b plus c is equal to magnitude of c divided by magnitude of a plus b plus c। इसका मतलब तीनों को हमने a plus b plus c होल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया cos अल्फा, ये cos बीटा और ये हो गया cos गामा। So that is alpha is equal to beta is equal to gamma। So therefore a plus b plus c is equally inclined with a, b and c respectively। तो ये एनसीईआरटी वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन आल्सो, मतलब इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी। तो इसे आगे करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो नाउ a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट सी। a को तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट किए, फिर b को करिए तो b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, फिर c को तीनों के साथ करिए तो c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट b 0 गिवन है, फिर a डॉट c भी 0 है, b डॉट a 0, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, फिर 0 0 0 और ये लास्ट में हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। इसको हम 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो ये तीनों इक्वल हैं, तो इसको भी a लिख देंगे, इसको भी a लिख देंगे, तो ये 3 टाइम्स आ जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, तो ये स्क्वायर की वैल्यू थी, दिस वाज a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो देयरफॉर cos अल्फा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रूट 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये a से a कैंसिल हो गया तो 1 बाय रूट 3, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1 बाय रूट 3। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये cos अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 1 बाय रूट 3।
तो ये इसका दूसरे पार्ट का आंसर हो। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये बचा हुआ सारा होमवर्क करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर बचे हुए क्वेश्चंस के डाउट्स आपको बताते हैं। Thank you, you, sir. sir. ओके बेटा।